वेलकम टू ज्योतिष समाधान केंद्र। अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए अभी ज्योतिष समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अधिक जानकारी के लिए आपकी कुंडली ऐप को डाउनलोड करें। धन्यवाद। ओम तत्सत। प्रिय जिज्ञासुओं, आज मैं आपके समक्ष गुरु बृहस्पति देव के राशि परिवर्तन के संदर्भ में पूरा विश्लेषण बृहस्पति का बताने जा रहा हूँ। बृहस्पति का स्वभाव क्या है, रूप क्या है, रंग क्या है और इनकी आकृति कैसी है और कहाँ पर विराजमान रहते हैं, यानी सारा विश्लेषण बृहस्पति के संदर्भ में बतलाने जा रहा हूँ। बृहस्पति देव, इनको गुरु की पदवी दी गई है। बृहस्पति तो नाम है उनका, लेकिन गुरु इसलिए क्योंकि देवताओं ने इनको अपना गुरु माना है। देवताओं के ये गुरु हैं, इसलिए गुरु हैं। शुक्राचार्य और बृहस्पति ये दोनों गुरु भाई थे और हैं, लेकिन देवताओं ने बृहस्पति देव को अपना गुरु माना तो राक्षसों ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को मान लिया। दोनों गुरु हैं। गुरु का अर्थ शब्द होता है गु यानी अंधकार, रू यानी प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसको गुरु कहते हैं। तो देवताओं को जो उपदेश दिए गए हैं, जो ज्ञान दिया गया है, देवताओं के अंदर जो ज्ञान है वो बृहस्पति देव का दिया हुआ है, इसलिए देव गुरु बृहस्पति कहे जाते हैं। अब देव गुरु बृहस्पति जो हैं, ये इनका स्थान कहाँ है? पूरे ब्रह्मांड में सबसे नीचे चंद्रमा है, चंद्रमा से ऊपर सूर्य है, सूर्य से ऊपर जो है बृहस्पति एवं बुध और शुक्र हैं, और शुक्र से ऊपर बृहस्पति है और बृहस्पति के ऊपर जो है शनिदेव है। तो सबसे ऊंचे लोक में जो है वो शनिदेव का निवास है और उनसे नीचे बृहस्पति देव का निवास है। तो वो पड़ोसी राष्ट्र हैं उनके, इसलिए पड़ोसी राष्ट्र होने के कारण सामंजस्य तो रहेगा एक दूसरे के प्रति, और बड़प्पन दोनों में है कि बहुत बड़े हैं दोनों। जन्म कुंडली में जो 12 भाव होते हैं, सबसे अधिक स्थान बृहस्पति को मिला है। मनुष्य के जीवन में सबसे अधिक अगर यदि चरितार्थ कार्य करने का अगर श्रेय है तो बृहस्पति देव को है, गुरु को। देखिए, प्रथम भाव से लगाकर 12 भाव तक सारे ग्रह जो कारक होते हैं, जिन भावों के कारक होते हैं, उनमें बृहस्पति जी को 5 स्थान प्राप्त हुए हैं। शनिदेव को 3 स्थान और मंगल को 2 स्थान और बाकी सबको 1-1 स्थान। प्रथम जो लग्न है, लग्न भाव का कारक जो होता है सूर्य होता है। तो और द्वितीय भाव जहाँ धन, कुटुंब, परिवार और प्रॉपर्टी, वाणी आदि देखे जाते हैं, द्वितीय भाव। तो द्वितीय भाव के कारक जो है सो बृहस्पति हैं, ने गुरु हैं। द्वितीय भाव के बृहस्पति हैं और पंचम भाव जो ज्ञान, विद्या, बुद्धि, विवेक और ये सारी चीज़ों का जो विश्लेषण जहाँ किया जाता है, उस स्थान को पंचम भाव कहते हैं और उस स्थान के कारक बृहस्पति देव हैं। तीसरे भाव यानी नवम भाव यानी भाग्य स्थान, भाग्य स्थान के भी कारक गुरु होते हैं। जहाँ भाग्य, धर्म, आराधना, भक्ति, साधना, ध्यान, निधिध्यासन किया जाता है, उस भाव को नवम भाव कहते हैं और उस भाव के कारक
बृहस्पति होते हैं। और एकादश भाव यानी 11वां भाव, दसम भाव, दसम भाव जो कर्म स्थान है, पिता का स्थान है, कर्म और पिता के कारक भी गुरु कहे जाते हैं। और एकादश भाव यानी 11वां भाव, 11वें भाव के भी कारक गुरु होते हैं, जहाँ लाभ भी देखा जाता है, बड़े भाई बहन देखे जाते हैं, और आपके जो संसार में जो लाभ होता है वो सब वहीं से देखा जाता है, उसके कारक गुरु हैं। कारक का अर्थ क्या होता है? मालिक होना, यानी प्राकृतिक रूप से इन स्थानों के वो मालिक हैं, असली मालिक हैं, असली स्वामी वो हैं। जैसे राष्ट्र का जो असली स्वामी कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्र का मालिक जो होता है राष्ट्रपति, लेकिन 5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर को सरकार चलाने के लिए दिया जाता है कि 5 साल तुम इस देश का शासन चलाओ। और इसलिए जब प्रारंभिक जब होता है, जब राष्ट्र शासन प्रारंभ होता है, तो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है और उनको जानकारी दी जाती है, हम ऐसे ऐसे चलाएंगे, ऐसे करेंगे। तो इसी प्रकार से बृहस्पति देव जो है वो इन 5 भावों के कारक हैं। और दाम्पत्य जीवन में पति के भी कारक होते हैं, 6वां स्थान ये भी है उनका, 6वें भाव के, 7वें भाव के नहीं है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में पति के कारक होते हैं। तो इस प्रकार से सबसे बड़ा अधिकार जो है बृहस्पति को मिला, जीवन में सर्वोत्तम फलदायक, सबसे अच्छे बुरे जो भी फल देते हैं बृहस्पति देके हैं। जीवन में अधिकांश जो है बृहस्पति देव को स्थान प्राप्त हुआ है। अब बृहस्पति देव जो है उनकी व्यवस्था क्या है, इनका रंग कैसा है? इनका पीला रंग है, पीत रंग, पीले रंग के इनका रंग होता है, पीला रंग का शरीर है। और पीला रंग बहुत शुभ होता है, मांगल्यकारी का वो प्रतीक माना जाता है, शुभ कार्यों का प्रतीक है, इसलिए पीत वर्ण। तो पीत वर्ण होने के साथ साथ ये पुरुष वर्ग के हैं, यानी पुरुष ग्रह हैं। इनकी जो दिशा है वो ईशान कोण है। तो सर्वोत्तम दिशा जो दिशाएं हैं 8 दिशाओं में सर्वोत्तम दिशा ईशान मानी जाती है, तो उसके स्वामी हैं ये। अच्छा, उसके पश्चात इनका जो है सो गोचर ग्रह यानी ब्रह्मांड में जो संचालित करते हैं, एक राशि से दूसरी राशि तक पहुंचने के लिए इनको 1 वर्ष 23 दिन लगते हैं। यानी 1 वर्ष में ये अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। वो मतलब वो 1 वर्ष और 23 दिन, यह है वास्तविकता इनकी। और ये परिभ्रमण काल में कभी मार्गी हो जाते हैं, कभी वक्री हो जाते हैं, कभी अतिचारी हो जाते हैं, गति में परिवर्तन होता रहता है। जब बृहस्पति वक्री होते हैं तो अति शुभ फलदायक होते हैं। गोचर में चलते चलते ब्रह्मांड में जब वक्री होते हैं तो अति शुभ फलदायक होते हैं, और जब ये अतिचारी होते हैं तो अति पाप फलदायक होते हैं। जब नीच राशि के होते हैं तो अति पाप फलदायक होते हैं। जब उच्च राशि के हो, मूल त्रिकोण राशि को उच्च, अच्छा इनकी जो राशियां हैं 2 हैं, एक राशि तो धनु है और दूसरी मीन है, 2 राशियों के स्वामी हैं। वो कर्क राशि पर 5 अंश तक ये उच्च राशि है इनकी, और मकर राशि 5 अंश तक नीच राशि है इनकी। मकर राशि में जब बृहस्पति आते हैं तो नीच राशि कहलाती है, जो अभी अभी मकर राशि से निवृत्त होकर के और कुंभ राशि पर पहुंच रहे हैं। अभी तक ये नीच राशि पर चल रहे थे, अब अपनी जो है सो राशि परिवर्तन करके जब कुंभ राशि पे जाएंगे तो इसको राशि परिवर्तन कहते हैं। अच्छा, परिवर्तन का मतलब आप इस घर को छोड़ करके दूसरे घर में जाएंगे, दूसरे घर को छोड़कर तीसरे घर में जाएंगे, जो परिवर्तन, इसको परिवर्तन कहते हैं। जब बृहस्पति परिवर्तन करते हैं
तो उस काल में सूर्य के निकट आने पर, जब सूर्य के घर में और सूर्य बृहस्पति के घर में होते हैं तो मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं, क्योंकि वो उनके जो प्रकाश है, तेज है, सूर्य के पास में आने से निस्तेज हो जाते हैं। यद्यपि सूर्य के भी गुरु हैं वो, लेकिन फिर भी सूर्य जो है तो ग्रहों के मंत्रिमंडल में राजा है, तो राजा के पास में और उनके जो पास में अगर यदि उनके गुरु भी अगर बैठे हों तो राजा का तेज तो राजा का ही होता है। लेकिन वो उनके पास में बैठ करके यानी 12 डिग्री के अंदर आने पर सूर्य की किरणों में निस्तेज हो करके अस्त हो जाते हैं, तो कहते हैं गुरु अस्त है। गुरु अस्त जब होते हैं तो कोई मांगलिक कार्य शुभ कार्य नहीं किए जाते, वर्जित माने जाते हैं और विपरीत प्रभाव पड़ता है इनका। इसलिए गुरु के अस्त काल में कोई भी मांगलिक कार्य, विवाह है, मुंडन है, यज्ञोपवीत संस्कार है, अथवा जो है तो आप गृह प्रवेश है आदि जो मंगल कार्य हैं वो वर्जित हैं, वर्जित माने जाते हैं। तो इस समय जैसे अभी वर्तमान में बृहस्पति के सूर्य हैं, यानी मीन राशि के, यानी बृहस्पति की राशि पर सूर्य चल रहे हैं, इसलिए 1 महीने के लिए शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। गुरु की राशि पर सूर्य और सूर्य की राशि पर गुरु जब जब आते हैं तो मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। तो वो इस समय वो स्थिति भी चल रही है। अच्छा, अब ये बृहस्पति देव अपना राशि परिवर्तन के अभी कहाँ जाए, मकर राशि पर नीच राशि के थे, तो अब ये कुंभ राशि पे पहुँच रहे हैं। कुंभ राशि पर जब बृहस्पति पहुँचेंगे तो क्या क्या फल देते हैं और कैसा फल देते हैं। सबसे अच्छे कर्क राशि पर उच्च के कहलाते हैं। धनु राशि पर, ये मूल त्रिकोण राशि है इनकी धनु, और मीन राशि और धनु राशि स्वयं की राशि है। और इनके शत्रु ग्रह, मित्र ग्रह कौन कौन से हैं। ऐसे तो गुरु के कोई शत्रु नहीं होते, 9 ही ग्रहों में कोई भी ग्रह गुरु का, बृहस्पति का शत्रु नहीं है, लेकिन दूसरे ग्रह उनको शत्रु जरूर मानते हैं। जैसे परम मित्र कौन कौन से हैं, तो चंद्रमा इनका परम मित्र है, सूर्य परम मित्र हैं, मंगल परम मित्र हैं, केतु इनके परम मित्र हैं, और शनि और राहु ये न तो शत्रु हैं न मित्र हैं, न वो मानते न वो उनके, यानी न्यूटन है। शुक्र इनको शत्रु मानता है, लेकिन शुक्र को ये शत्रु नहीं मानते, ये एक विशेषता है। शनि और बृहस्पति दोनों में सामंजस्य है, क्योंकि दोनों ही ज्ञानी हैं। गुरु जो है सो ज्ञान बताने वाले हैं, और तत्व ज्ञान वाले शनि हैं। तो शनि और गुरु दोनों एक तो बहुत काल तक एक राशि पर रहते हैं और बहुत दीर्घकालीन ग्रह हैं, बहुत उच्च स्थान है इनका। इसलिए गुरु और शनि दोनों यद्यपि परम मित्र नहीं हैं, लेकिन शत्रु भी नहीं हैं, संभाव हैं। इसलिए ये एक दूसरे के सामंजस्य इनको रहता है, एक प्रेम रहता है। इसलिए गुरु और शनि जब एक साथ में किसी की कुंडली में बैठ जाते हैं तो अधिकार युक्त पद देने वाले होते हैं। गुरु शनि सत्ताधीश हमेशा अधिकार युक्त पद देते हैं। तो ये इनका राशि का, मित्र का, शत्रु का बताया, और इनका जो स्वभाव बताया सौम्य स्वभाव के होते हैं। अब ये इसके बाद अब ये कुंभ राशि पर पहुंच रहे हैं 6 तारीख को। 6 तारीख को जब कुंभ राशि पे पहुंचेंगे, 1 वर्ष के लिए जाएंगे, तो उस समय क्या परिस्थिति किस राशि वालों के लिए क्या होगी वो बता रहा हूँ। प्रत्येक राशि का अलग अलग प्रभाव दर्शाने जा रहा हूँ। मेष जब कुंभ राशि पे पहुँचेंगे, कुंभ राशि इनकी शनि की राशि है, तो शनि की राशि पे, यानी मकर तो नीच की होती है, वो तो खराब है, शनि की है वो भी, लेकिन वो नीच राशि है। लेकिन कुंभ राशि ये इनकी चेष्टा बड़ी राशि होती है। यानी जब कुंभ राशि पर शनि गुरु पहुँचते हैं
तो चेष्टा बली हो जाते हैं। चेष्टा बली का मतलब होता है जिस चीज़ पे आप चेष्टा रखे हैं, जिस चीज़ का आप ध्यान रखते हैं वो वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगी, तो वो चेष्टा बली कहलाती है। तो गुरु अच्छा, इनका जो है सबसे अच्छा स्वर्ण धातु पर इनका प्रभाव है। तो अब ये गुरु जब शनि की राशि पे पहुंच रहे हैं तो क्या प्रभाव डालेंगे, यानी कुंभ राशि पे क्या प्रभाव डालेंगे, तो पहले कुंभ का ही बतलाता हूँ। कुंभ राशि के लग्न में ही रहेंगे, अपनी ही राशि पे रहेंगे। इसलिए इस समय गुरु जब अपनी राशि पे रहेंगे तो संतान भाव को बहुत अच्छा प्रभावित करने वाले हैं। जिनके संतान का योग नहीं हो रहा है उनका योग बन जाएगा, जिनके प्रेम संबंध टूट गए हैं उनके प्रेम संबंध जुड़ जाएंगे, और जिनका जो है सो कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है उनके विवाह के संबंध जुड़ जाएंगे। विद्या बुद्धि पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उनके लिए एकदम बहुत अच्छे नंबरों से वो पास होंगे और थोड़ी सी मेहनत में ज़्यादा सफलता मिलने के योग बनेंगे। कौन से? कुंभ राशि वालों के लिए। और साथ साथ में यही गुरुदेव भाग्य स्थान को बहुत शक्तिशाली बनाने वाले हैं। आपका भाग्य मजबूत होगा, स्थायी भाग्य बनेगा। यानी स्थायी भाग्य का मतलब है कोई स्थायी वस्तु बन जाएगी आपकी। स्थायी वस्तु जैसे मकान स्थायी है, विवाह स्थायी होता है, संतान जन्म स्थायी होता है। ये 3-4 चीज़ें ऐसे काम हैं स्थायी माने जाते हैं। तो स्थायी उपलब्धि होगी और आपका भक्ति साधना में मन लगेगा। नास्तिक नहीं रहेंगे, आप आस्तिक बन जाएंगे और तीर्थ यात्रा होगी। अच्छे संत महात्मा सज्जन लोग और देव ब्राह्मण इनको आप सम्मान करेंगे और इनका समागम ज़्यादा होगा। इस प्रकार से ये पहुँच जाएंगे जब। तो संतान जीवन के लिए अच्छा है, भाग्य वृद्धि के लिए अच्छा है। और कुंभ राशि पर जहाँ बैठे हैं तो प्रायः ये नियम है उनका, गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ थोड़े चिंता कारक होते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ी चिंता कारक तो अवश्य है, लेकिन नुकसानदेह नहीं है। चिंता होना एक अलग चीज़ है और नुकसान होना एक अलग चीज़ है। चिंता कारक मतलब है आपको किसी प्रकार की अगर चिंता नहीं रहेगी तो आप वो कार्य नहीं करें। पहले आपको चिंता होगी तभी तो आप काम करेंगे। आपको लाभ की चिंता बनी रहेगी। जब लाभ की चिंता होगी तो आप शरीर से काम करेंगे, शरीर से काम करेंगे, आलस भगेगा और उसके बाद लाभ होगा। तो चिंता कारक इस प्रकार से रहेंगे। बड़े भाई बहनों के लिए भी थोड़ा सा चिंता कारक रहेंगे। आपके लग्न में शरीर के लिए शरीर लाभ के लिए नहीं, शरीर के लिए चिंता कारक हैं। ये शरीर के लिए चिंता कारक हैं। आप सोचेंगे, क्योंकि वो मैंने बताया लाभ के स्थान का तो मेष राशि वालों के लिए होता है, मेष लग्न वालों के लिए होता है, लेकिन नहीं, अभी जो कुंभ राशि पे पहुंच रहे हैं उनके लग्न में रहेंगे तो लग्न में चिंता रहेगी। लग्न की चिंता क्या रहेगी? मेरे को कहीं रोग ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, मतलब शरीर की चिंता ज़्यादा रखेगा व्यक्ति, हैं। तो इसलिए उस शरीर की जब चिंता करे तो हिफाजत करेगा, दवाई देगा, ये करेगा, वो करेगा। तो ये चिंता कारक शरीर के लिए रहेंगे। बाकी कार्यों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। नुकसान नहीं करेंगे, रोग नहीं बनाएंगे, लेकिन चिंता कराए रखेंगे खामोखा। ये इस प्रकार से ये कौन के लिए? ये रहेंगे कुंभ राशि वालों के लिए। और मीन राशि वालों के लिए क्या करेंगे? मीन राशि वालों के लिए बाढ़ में हो जाएंगे। तो मीन राशि वालों के लिए जब बाढ़ में हो जाएंगे तो उनके लिए हानिकारक रहेंगे। और यानी खर्च की चिंता बढ़ जाएगी। अरे भाई ऐसा ना करूं, मेरा ये खर्च हो जाएगा। तो खर्च और अच्छे कार्यों में खर्च कराएंगे, चिंता तो रहेगी, लेकिन मांगलिक कार्यों में, विवाह में, मंगल कार्य में खर्च होगा, व्यवहारिक कार्यों में खर्च होगा, कोई अच्छी ऐसी वस्तु खरीदेंगे जो जीवन में उपयोगी, इस प्रकार का खर्च होगा। अच्छे कार्यों में खर्च कराएंगे। खराब अनर्थ में, जुआबाजी में, सट्टे में, लॉटरी में, जुआ दक्कड़ में, दारू कुंड में नहीं होगा। अच्छे कार्यों में खर्च कराने वाले रहेंगे। और जब मेष राशि पे पहुंच जाएंगे तो एकादशे सर्वलाभम, यानी सब प्रकार से लाभदायक सिद्ध होंगे। तो मेष राशि वालों के लिए बहुत
अच्छे आ रहे हैं। मेष राशि के लिए लाभदायक स्थान पर रहेंगे। जब लाभ स्थान पर रहेंगे तो आपके संतान के लिए बहुत शुभ फलदायक रहेंगे और आपके छोटे भाई बहनों के लिए पराक्रम मेहनत के लिए बहुत शुभ फलदायक रहेंगे। और उसके पश्चात जब वृषभ राशि पे आएंगे तो दसम स्थान पे पहुंचाएंगे। जब दसम स्थान पर रहेंगे तो परिणाम क्या होगा, आपको भूमि भवन वाहन ऐशो आराम सुख सुविधा इष्ट मित्र माता इन सब चीज़ों के लिए सुखद वातावरण बनाने वाले रहेंगे। और उसके बाद जब मिथुन राशि पे जाएंगे, मिथुन राशि पर जब जाएंगे तो भाग्य स्थान पर पहुँचेंगे तो भाग्य स्थान में क्या करेंगे, भाग्य स्थान में स्वास्थ्य अच्छा लगाएंगे, भाग्य से उपलब्धि अच्छी होगी और अनेक प्रकार से आपको तीर्थ यात्रा मंगलकारी और शुभकारी विवाह आदि मंगलकारी कराने वाले रहेंगे। उसके पश्चात में ये मिथुन से जो कर्क पे जाएंगे तो अष्टम स्थान पर हो जाएंगे। तो अष्टमे मरण ध्रुवम, अष्टम स्थान पर जाएंगे तो आपको स्वास्थ्य की चिंता रहेगी, यानी लीवर आपका कमज़ोर रहेगा, लीवर से संबंधित खराबी होगी और हाथ में पिंडली में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा और आपको लीवर कमज़ोर होगा। इसका विशेष ध्यान रखना है। अष्टम बृहस्पति ठीक नहीं होते। उसके पश्चात जब सिंह राशि पे जाएंगे तो सप्तमे राज सम्मानम, आपका पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पत्नी का स्वभाव अच्छा रहेगा, लेकिन पत्नी के थोड़ा सा मनमुटाव जो है थोड़ा सा चिंता कारक बन जाएगा। इस प्रकार से रहेंगे, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे रहेंगे और आपके जो है सो छोटे भाई बहनों के लिए अच्छे रहेंगे, लाभ कम काम के लिए अच्छे हैं, लाभ अच्छा कराएंगे। और उसके पश्चात जब सिंह राशि निकल करके कन्या राशि पर जाएंगे तो कन्या राशि पर पहुंचने के पश्चात ये जो गुरुदेव हैं जब कन्या राशि पे पहुंचेंगे तो ये छठ में हो जाएंगे। छठ में जो है तो कन्या राशि पे पहुंच करके षष्ठे व्याधि समायुतः, यानी थोड़ा सा ब्राह्मणों से साधुओं से बचाव रखना है, उसमें आपको नुकसान हो सकता है, उनसे आप परेशान कर सकते हैं, ब्राह्मणों से साधु से उनसे मनमुटाव हो सकता है और भक्ति भाव में मन नहीं लगेगा। और उसके पश्चात जब ये गुरुदेव वृश्चिक राशि पर जाएंगे तो वृश्चिक राशि पर पहुंचने के बाद वृश्चिक धनु और मकर इस प्रकार से और कुंभ चतुर्थ, यानी अब जब चतुर्थ स्थान पर पहुंचेंगे पंचमी चतुर्थ स्थान पर पहुंचेंगे तो इस समय आपके लिए तुला राशि पे तो बहुत ही अच्छे रहेंगे। पंचमी ज्ञान वृद्धिश्च, तुला राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा फल देने वाले ढैया शनि चल रहा है, उसका प्रभाव अच्छा होने लगेगा। तुला राशि वाले कई समय से जूझ रहे हैं परेशानियों से, कर्ज से मुक्त नहीं पा रहे हैं, परेशानियों में चल रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत उत्तम फलदायक रहेंगे। कर्ज से मुक्ति मिलने का समय है, कर्म क्षेत्र बढ़ जाएगा। और उसके बाद वृश्चिक राशि पे जाएंगे तो चतुर्थे कधागमा चतुर्थ स्थान पर पहुंचेंगे। परिणाम ये होगा कि चतुर्थ हो जाएंगे, तो वृश्चिक राशि से जब चतुर्थ हो जाएंगे तो चतुर्थ में पहुंच करके आपके जो है तो अच्छे कार्यों में खर्च होगा, पिता का स्वास्थ्य रहेगा, पिता से लाभ मिलेगा, कर्म क्षेत्र में विकास होगा, नया कर्म क्षेत्र बढ़ेगा। और उसके पश्चात जब ये वृश्चिक से निकल करके धनु राशि पर पहुंचेंगे तो धनु मकर कुंभ तीसरे स्थान पर हो जाएंगे। अब तृतीय स्थान पर होंगे तो भाग्य के विकास का अच्छा समाचार मिलेगा, धार्मिक कार्य करेंगे, धर्म कर्म में मन लगेगा और आपके पत्नी की सलाह से आप काम करेंगे, पत्नी आपको उपदेश देगी, पत्नी की सलाह से काम करेंगे तो वो अच्छा फल देने वाले रहेंगे। उसके पश्चात ये मकर राशि पर जब पहुंचेंगे तो मकर राशि से दूसरे स्थान पर है, दूसरा धन स्थान है, इसलिए यहाँ पर पहुँच करके ये गुरुदेव जो है तो लाभ स्थान पर तो बहुत अच्छा प्रभाव डालेंगे, आपको अचानक बड़ा लाभ दिलाएंगे और लाभ के साथ साथ में रोग और शत्रुओं का विनाश करने वाले रहेंगे, आयु की वृद्धि करने वाले रहेंगे। इस प्रकार से द्वादश राशियों पर जो आने वाले बृहस्पति हैं उनका प्रभाव मैंने आपको दर्शाया। मैं आशा करता हूँ कि इस एपिसोड को आप बड़े प्रेम से सुनेंगे और देखेंगे तो आपको मैं आशा करता हूँ इसका सब्सक्राइब भी करें और लाइक करें तो मेरा
मन आपके लिए और भी उदार हो जाएगा और मैं अच्छी अच्छी बातें ज्योतिष के संबंध में आपको बताता रहूँगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हरिओम। वेलकम टू ज्योतिष समाधान केंद्र। अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए अभी ज्योतिष समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अधिक जानकारी के लिए आपकी कुंडली ऐप को डाउनलोड करें। धन्यवाद।